देखो दोस्तों, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। और ये प्राचीन भारत पे जो विदेशी आक्रमण हुए थे, ये दो तरह के आक्रमण थे। एक था ईरानी आक्रमण और दूसरा था यूनानी आक्रमण। तो मैं आज ईरानी आक्रमण के बारे में बात करूंगा। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो यूनानी आक्रमण के बारे में होगी। ये सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट होगा और एग्जाम से संबंधित सारे पॉइंट ये कवर करेगा। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना और ना ही मसाला वाला चीज़ है। मसाला लेने के लिए आपको दूसरा यूट्यूबर तैयार है, प्लीज़ आप वहाँ जाएं और वीडियो को स्किप कर दें। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर 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 किसी न किसी तरह से मददगार साबित होगी। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण कहाँ हुआ था? यदि आपको याद है तो किसने किया था? याद है आपको? तो वो था ईरान। ईरान के हखामनी वंश के राजाओं ने जो किया था भारत पर प्रथम आक्रमण। इस वंश के संस्थापक कुरूस, जो लगभग 558 से 530 ईस्वी पूर्व के बीच में हुआ होगा उसका समयकाल, उसकी जो सेनाएं थी वो सबसे पहले भारत में आने के लिए या भारत के अगल बगल आने के लिए सक्षम हो पाई थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूनानी लेखक हेरोडोटस, आप इतिहास के पितामह भी हेरोडोटस होता है, याद रखिएगा। इन जो यूनान का है, यूनान के लेखक हेरोडोटस और एरियन एवं स्ट्रॉबो के अनुसार कुरूस जो है वो जेंड्रोसिया के रेगिस्तान के रास्ते होते हुए भारत पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया था। याद रखिएगा, कहां से? जेड्रोसिया। परंतु उसे असफलता मिली थी, सफलता नहीं मिली। लेकिन वहीं पे यदि बात करूं, निर्याकस तथा मेगास्थानी, ये भी इतिहासकार थे बेचारे, तो इनके अनुसार जो है साइरस ने कभी भी भारत पर आक्रमण किया ही नहीं। मतलब इनके अनुसार भारत पर आक्रमण तो हुआ ही नहीं है। और प्लिनी एवं जेनोफोन के मतानुसार, ये भी एक इतिहासकार थे और बहुत अच्छे थे, इनके मतानुसार जो है साइरस ने भारत पर आक्रमण कर उसको जो है एक विशेष अधिकृत क्षेत्र बनाया था। तो दोस्तों, इस तरह का मैटर हुआ था और ये मैटर इस तीन तरह के राइटरों के द्वारा, तीन तरह के इतिहासकारों के द्वारा बताया गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कुरुस के उत्तराधिकारी में प्रमुख था दार्यबाहु, जिसका समयकाल 522 ईस्वी पूर्व से 480 ईस्वी पूर्व तक था, जिसने भारत पर आक्रमण करने में सबसे प्रथम बार सफलता प्राप्त की थी। दार्यबाहु ने इस अभियान में की सफलता का उल्लेख जो है बहेस्तून और पोर्सिपोलिस एवं नक्शे रुस्तम अभिलेखों से मिलता है। अभिलेखित जो साक्ष्यों के दार प्रथम में उस समय भारत पर पारसिक आधिपत्य का अधिक पुष्टि प्रमाण प्राप्त होता है कि यदि पारसिक ने भारत पर अधिकार किया था, तो उस बुक से ज्यादा हमें जानकारी मिलती है। जबकि साइरस ने भारतीय प्रदेशों के आधिपत्य के संदर्भ में विद्वानों के मत परस्पर बिल्कुल भिन्न है। एकदम समझ से बाहर है कि आखिर इतने इतिहासकारों में भी इतनी भिन्नताएं कैसी होती है। दायरबाहु ने उसके जो पुत्र थे, उनके साथ काफी विजय अभियान को लड़ा और काफी विजय अभियान युद्ध साथ में किए थे। उनका पुत्र का नाम जो था वो क्षयार्स जॉरक्सिन, जिसका समय काल 486 ईस्वी पूर्व से 465 ईस्वी पूर्व था। उसने मतलब कि दायरबाहु ने अपने जितने भी जीते हुए भारत के प्रदेश थे वो इनको दे दिया और उसके उत्तराधिकारी जो है दायरबाहु तृतीय के जो है वंशज को बना दिया गया। सिकंदर द्वारा आरवेला के युद्ध में 331 ईस्वी पूर्व में जर्सिस यानी कि इसको क्षयार्स ने यूनानियों के विरुद्ध युद्ध में भारतीयों को अपनी फौज में शामिल किया था और पराजित कर दिए जाने पर भारत पर इसे ईरानी अधिकार समाप्त हो गया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। भारत का उत्तर पश्चिमी सीमा जो है ये प्रांत लगभग 200 वर्ष तक ईरानी व पारसिक आधिपत्य के क्षेत्र में रहा। यहीं पर पहली बार भारतवासी जो है किसी विदेशी संस्कृति के संपर्क में आए थे। इस संपर्क के उपरांत ही भारत का अन्य सुदूर
पश्चिमी एशियाई एवं मध्य एशियाई देशों से घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सका एवं इस संपर्क के परिणाम स्वरूप ही पहली बार भारतीय सेनाओं को यूरोपीय सेनाओं का सामना करना पड़ा और भारतीय दर्शकों को नई नई चीजों का अनुभव हुआ, जिसका परिणाम दर्शन शास्त्रों के द्वारा भिन्न भिन्न पुस्तकों में देखने को प्राप्त होता है। दोस्तों वीडियो तो चल रही है, लेकिन मैं एक वीडियो के बीच में एक बात कहना चाहता हूं कि मेरी वीडियो में लेकिन किंतु परंतु वाली कोई बात नहीं। हाँ, हो सकता है मेरी बोलने की टेक्निक थोड़ी अच्छी ना हो सकता है मेरी वीडियो एडिटिंग अच्छी ना हो, लेकिन दोस्तों मैं जिस भी बुक से कंटेंट ले रहा हूँ ये बुक को काफ़ी माने जाने जो लोगों ने पसंद किया है और इसके स्टूडेंट जो है हजारों लाखों में सक्सेस होते हैं हर साल हर महीने इवेंट की। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को कम से कम लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि साथ में मुझे भी मोटिवेशनल अकल आएगी और मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियो और ऐसे राइटर्स की जो किताब को मैं वाचन करूंगा। अभी फिलहाल मैं ये जो कंटेंट ले रहा हूँ ये कंटेंट यूनिक पुस्तक से लिया गया है, जो बिहार के प्रादेशिक क्षेत्र में काफ़ी बड़ी मात्रा में उपलब्ध होता है। यदि भारत के बिहार से आप हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अन्य भागों से हैं तो आपको थोड़ी सी मेरी वीडियो की ही सहारा लेनी पड़ेगी। तो खैर मैं हूं ना, टेंशन न ले। कुछ विद्वानों का मानना है, मेरे अनुसार नहीं, कुछ विद्वानों का मानना है, वीडियो आगे लेके चलते हैं, मानना है कि ईरानी व फारसी रजत मुद्र यानी कि सिलगोई के आधार पर भी भारत में सर्वप्रथम मुद्रा प्रचलन का कार्य प्रारंभ किया था। इस पर मत का खंडन करते हुए स्वर्गीय प्रोफेसर G.R. शर्मा ने कौशाम्बी की खुदाई के उपरांत मिली ताम्र मुद्राओं को जो है सिलगोई मुद्रा से पहले का माना है। मौर्य सम्राट अशोक के समय भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि में के स्रोत खरोष्टी लिपि के जो स्रोत मिले हैं उससे भी पता चलता है कि भारत में इससे पहले ही मुद्रा का प्रचलन काफी हद तक था। यह लिपि एक्चुअल में अरबी की तरह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। हैवले, मार्शल स्पूनर एवं डॉक्टर रोमिया थापर ने मौर्यकालीन भवनों पर पारसी सुसा एवं पोर्सोपोलिक के प्रभाव की बात कही है, पर वासुदेव शरण अग्रवाल ने मौर्यकालीन प्रसादों जो है उसके उस समय के पूर्णतः स्वदेशी होने की बात कही है। यहाँ भी दो तरह के इतिहासकारों के बीच में फिर द्वंद्व स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। ये हर मुद्दा पे दो तरह के इतिहासकार हो गए हैं। अब तो स्टूडेंट को जो सर्वमान्य होता है ऐसे सिचुएशन में जो सर्वमान्य आंसर है, जो अब अच्छे बुक हैं, जो अच्छे राइटर्स हैं, उस बुक को ध्यान में रखना पड़ेगा। और आप लोग जो हैं सो यूट्यूब में कोई भी वीडियो आता है आपने जस्ट देख लेना है, उसका वीडियो अच्छा लगा, स्टाइल अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, और कंटेंट सही हो नहीं हो कोई मतलब नहीं होता, बस आपको अपने ब्रेन में सेट कर लेते हैं और नतीजा एग्जाम में आपको हार का सामना करना पड़ता है। तो खैर ये आपके बुद्धि पर आश्रित है कि आप कितने अच्छे कंटेंट लेते हैं और कितने खराब लेते हैं। तो दोस्तों अंतिम पंक्ति में समझाने के दौरान मैं कहता हूं कि ईरानी व पारसी आक्रमणों के परिणाम स्वरूप भारतीय राजाओं में साम्राज्यवादी विचारधारा की भावना प्रबल हुई थी। पारसी क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग शक तथा कुषाण शासकों ने किया था। याद रखिएगा कौन सा? क्षत्रप प्रणाली। पारसी राजाओं ने महाराजाधिराज, परम दैव्य, परम भगवत जैसी उपाधियां ग्रहण की थी। मौर्य काल में दंड के रूप में सूर्य के रूप में, याद रखिएगा, मौर्य काल में दंड के रूप में सर घुटवाने की प्रथा कर दी गई थी। सर घुटवाना ये कौन सी प्रथा है? यदि आपको पता है तो कमेंट करें, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। और इस तरह और भी बहुत सारे था, जैसे कि सूली पे चढ़ा देना इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो इतनी गहनता से बात नहीं करते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक खास बात है जो मुझे आपसे अभी करनी है, वो ये है कि ये स्क्रीन पर आपको QR कोड मेरे पेटीएम का दिखता है। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और आपको लगता है कि नहीं मुझे आगे जाना भी चाहिए, तो आप प्लीज़ थोड़ी सी डोनेशन दें या फिर मुझे थोड़ी सी सहयोग दें, क्योंकि यूट्यूब से मैं भी नया हूँ यार, तो जैसे पुराना हो जाऊँगा मैं QR कोड नहीं डालूँगा। और प्लीज़ थोड़ी सी कोऑपरेट करने की कृपा करें।